So बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आवर इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट हर एक इंडिविजुअल का अपना एक इन्वायरमेंट है जहाँ वो रहता है। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं तो ये हमारा इन्वायरमेंट है। यहाँ का हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पे CO2 छोड़ रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर हमें प्रभावित कर रहा है, ठीक है। वैसे ही कोई फिश अगर पानी में रहती है तो उसका इन्वायरमेंट वाटर हो गया, वहाँ से वो भोजन ले रही है, वहाँ पे वो जो है चल रही है, वहाँ पे ऑक्सीजन ले रही है, वहीं पे CO2 छोड़ रही है। अब वहाँ के पानी का pH, उसका टेम्परेचर, उसमें उपस्थित भोजन, वो सारा उसके जीवन अस्तित्व को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। वैसे ही यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये एक प्लांट है, ये एक पौधा है। अब ये पौधा यहाँ पे है तो ये पौधा यहीं से, यहाँ से वाटर लेगा, यहाँ से वाटर लेगा, यहाँ से मिनरल लेगा, और जो सन की जो लाइट आ रही है यहाँ से लाइट लेगा एनर्जी, और यहीं के वातावरण से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, लाइट आ गया, और यहाँ पे भोजन बनाएगा। क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। तो इसने CO2 लिया, भोजन बनाया लाइट की उपस्थिति में, और कौन सी गैस दिया, ऑक्सीजन। तो वातावरण से वाटर लिया, मिनरल लिया, CO2 लिया, लाइट एनर्जी लिया, और ये सब को लेकर के अपना भोजन बनाए। अब सोचिए कि इस पौधे का वातावरण कैसे हो सकता है। वातावरण इसलिए होगा कि अगर इसको पानी न मिले, मिनरल न मिले, लाइट न मिले, CO2 न मिले तो क्या भोजन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो यहां पर जो वाटर है, मिनरल है, CO2 है, लाइट है, ये सब इस वातावरण के इन्वायरमेंट के ये बायोटिक फैक्टर हो गए। कौन फैक्टर हो गए, ये बायोटिक फैक्टर। कैसे फैक्टर हो गए, ये बायोटिक फैक्टर। लेकिन ये खुद प्लांट, और यहाँ पे कोई एनिमल है, यहाँ पे कोई एनिमल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये सब कैसे हो गए, ये बायोटिक फैक्टर हो गए। क्या हो गए, बायोटिक फैक्टर। कैसे फैक्टर हो गए, बायोटिक फैक्टर। अब यह एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। देखिए, अगर यहाँ पे वाटर न मिले पौधा सूख जाएगा, मिनरल न मिले तभी ठीक से ग्रो नहीं करेगा, लाइट न मिले तभी फोटोसिंथेसिस न होगी, और CO2 न मिले तो भोजन नहीं बना पाएगा। इसका मतलब, और यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए, 45, 50, 60 हो जाए तभी ये सूख जाएगा, या एकदम टेम्परेचर माइनस में चला जाए तभी ये प्रभावित होगा। इसका मतलब यहाँ का जो परिस्थिति है, यहाँ उपस्थित वाटर, मिनरल, टेम्परेचर, लाइट, गैसेस, ऑल दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। इस पौधे के इन्वायरमेंट का ये सारे कंपोनेंट क्या हो गए, एबायोटिक फैक्टर हो गए। अब मान लो एबायोटिक फैक्टर सब ठीक ठाक चल रहा है, तब तक यहाँ कोई इंसेक्ट आ गया। अब इंसेक्ट आकर के इस पौधे को खा लिया, इसका मतलब इसको प्रभावित किया कि नहीं किया। तो ये जो इंसेक्ट इसको खा रहा है, इसका मतलब एक कैसा फैक्टर हो गया, बायोटिक फैक्टर हो गया। अब मान लो यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे कोई एक और पौधा उग गया, तो यहाँ पे जो मिनरल है इसके अपेक्षा वो भी ले रहा है, तो इसको उतनी कमी हो जाएगी, तो ये भी कैसा फैक्टर हो गया, बायोटिक फैक्टर हो गया। अब मान लो कोई यहाँ बैक्टीरिया आ गया, इस पे अटैक करके डिजीज उत्पन्न कर दिया, इसको डैमेज कर रहा है, तो वो भी कैसा फैक्टर हो गया, बायोटिक फैक्टर हो गया। इसका मतलब कि इस पौधे के जीवन अस्तित्व को कौन कौन प्रभावित कर रहा है, इन्वायरमेंट का एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर इन्वायरमेंट का क्या है, वाटर, मिनरल, टेम्परेचर, लाइट, गैसेस। और बायोटिक फैक्टर क्या है, अदर प्लांट, अदर एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ऑल दीज आर इन्फ्लुएंसिंग द सर्वाइवल ऑफ दिस प्लांट। तो इस प्लांट का ये सब क्या बना रहे हैं, इन्वायरमेंट बना रहे हैं। अब जैसे प्लांट यहाँ पे उगा है और पानी में कोई फिश है, तो फिश आके तो इनको प्रभावित नहीं करेगा, वो तो पानी के वातावरण में कोई ना कोई इसको प्रभावित करेगा, या वो किसी और को प्रभावित करेगा। जैसे बड़ी फिश है, छोटी मछली को खा गया, उसको प्रभावित किया, तो वहां उसका अलग से इन्वायरमेंट है। लेकिन यहां पर इस पौधे का इन्वायरमेंट कौन है, दो फैक्टर, एबायोटिक एंड बायोटिक।
किसी भी हैबिटेट में किसी ऑर्गेनिज्म को सारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर जो उसके सर्वाइवल को प्रभावित करते हैं वही उसका एनवायरनमेंट है। अब प्रभावित दो तरह से कर सकते हैं, जैसे वाटर मिनरल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, तब ये ग्रो करेगा, और वो नहीं मिलेंगे तो ग्रो नहीं करेगा। कोई एनिमल आया इसको खा लिया, ये प्रभावित हो रहा है, या कोई एनिमल से कैटल आया उसका कैटल डंग यहां दिया, कैटल डंग डिकम्पोज हुआ, इसको भी न्यूट्रिएंट्स मिले तो भी प्रभावित, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ओर से प्रभावित कर रहे हैं। तो सारे इसके क्या हो गए, एनवायरनमेंट हो गए, ठीक है ना। ऑल द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंसिंग पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन एन हैबिटेट, दैट इज द एनवायरनमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट ये है जहां हम रहते हैं, यहाँ की ऑक्सीजन, यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से बढ़ जाए, एकदम घुटने लगेगा, टेम्परेचर एकदम कम हो जाए हम परेशान हो जाएंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए हम परेशान हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइवल को प्रभावित करती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अब आप देखिए कि जहाँ पे मोटर गाड़ी ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, चिमनियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे धुएँ खूब निकल रहे हैं, तो धुएं निकल रहे हैं तो अब CO2 की मात्रा बढ़ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, वहां सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, एसिड रेन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसका मतलब हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है। तो इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं, माने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रभावित हो रहा है। अब एसिड रेन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एयर में गया, बरसात में घुल करके आया तो स्किन पे आएगा, स्किन को डैमेज करेगा, प्लांट के टिश्यू पे गया, प्लांट टिश्यू को डैमेज करेगा। ताजमहल मथुरा में जो रिफाइनरीज है उससे जो टॉक्सिक गैसेस निकल के जा रही हैं एटमॉस्फेयर में, वो बरसात के दिन में पानी में घुल के आ रही हैं, वहाँ पे एसिड रेन करके मार्बल को पूरा डैमेज कर रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रही है। जैसे माइनिंग, मोर एंड मोर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द ऑटोमोबाइल एंड फैक्ट्री, कोल डीजल पेट्रोल हम जो जला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं वैसे मशीनों को चलाने में, फैक्ट्रियों को चलाने में, उससे जो धुएं निकल रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी डिकम्पोजिबल नहीं है, वो जाके वातावरण में क्या कर रहा है, वातावरण में जाकर के जो है पॉल्यूशन फैला रहा है। तमाम पेस्टिसाइड, वीडिसाइड हम फेंक रहे हैं, वो भी टॉक्सिसिटी उत्पन्न कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं? अब यहां पे आगे हमें देखना है, आपके चैप्टर में है कि हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, किस तरह से हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहा है। अरे वेस्ट जो है हमारे वातावरण में आ रहा है। अभी हमने चर्चा करी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल इसमें कम्यूशन हो रहा है, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो इसका दुष्परिणाम हमारे वातावरण पर पड़ रहा है ना। तमाम सारे जो प्लास्टिक वेस्ट हैं, शहरों में रह रहे हैं, वहाँ पे तमाम घरों से जो सीवेज निकल रहा है, मलमूत्र, एक्सक्रीटा, किचन वेस्ट है ना, फार्म यार्ड वेस्ट, तमाम फैक्ट्रियों के वेस्ट, वो निकल करके कहाँ जा रहे हैं, पास के नदियों में जा रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जमीन में डाल दिया वहाँ पॉल्यूशन फैलाएंगे, प्लास्टिक वेस्ट है वो पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी से जो ढेर सारे वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में फेंके जा रहे हैं, वो हमारे एयर को, वाटर को, सॉइल को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, है ना। तो अगर वाटर में जा रहा है तो वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, सॉइल में जा रहा है सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है, एयर में जा रहा है एयर पॉल्यूशन कर रहा है। अब यहाँ पे एक नया टर्म डेवलप हो गया। क्या टर्म डेवलप हो गया? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन का डिफिनीशन बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर which causes harmful effect on the organism including human, that is called as pollution। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, the undesirable change in, the undesirable change in physical, chemical and biological
कंपोजिशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल व्हिच काजेज, वह चेंज अगर हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है तभी तो पॉल्यूशन होगा ना। व्हिच काजेज हार्मफुल इफेक्ट, व्हिच काजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग whom, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंक्लूडिंग ह्यूमन। क्योंकि जब तक ह्यूमन पे नहीं जा रहा है तब तक उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं हो रही है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। शुरू में जब साइंस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तमाम सारी इंडस्ट्रियां बैठाई गई, तमाम जंगलों की कटाई हुई, शुरू में उतना असर नहीं था, लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि हमारा एनवायरनमेंट भी कुछ होता है या हमारे ऊपर हार्मफुल असर आएगा। धीरे 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 जब ऑटोमोबाइल बढ़ गए, ढेर सारी माइनिंग हो गई, ढेर सारी फैक्ट्रियां बढ़ गई, जब खूब फॉसिल फ्यूल का कम्बशन हुआ, खूब धुआं निकलने लगा और जब हमारे स्वास्थ्य पे असर डालना शुरू किया, तब एक नया टर्म आया पॉल्यूशन। शुरुआत में इसका जहर नहीं था, नहीं तो शुरुआत में ही हम सोच समझ करके जंगलों की कटाई करते, सोच समझ के कहां फैक्ट्री बैठानी है, जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां बैठाया जाता। लेकिन अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, जंगलों को काट के रोड ट्रैक तमाम सारे बने। इसके अलावा जो माइनिंग हुई तो उसका आज इंपैक्ट कैसे मिल रहा है, पॉल्यूशन के रूप में मिल रहा है। जब हार्मफुल असर होना शुरू हो गया, एसिड रेन शुरू हो गया, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई, श्वास की बीमारियां हो गई, तमाम सारी समस्याएं आ गई, तब हमें लगा कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। हम लोगों ने वातावरण में छेड़छाड़ की, पर्यावरण में छेड़छाड़ की, हमने नेचुरल जो डिलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस था उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। किससे? अपने क्रियाकलापों से। दैट इज क्लियर। तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी से ऐसा हुआ। तो अगर वह एयर में, वाटर में, सॉइल में हार्मफुल इफेक्ट करता है तो फिर वो क्या है? पॉल्यूशन है। अब वही अनडिजायरेबल चेंज एयर में हो तो एयर पॉल्यूशन, वाटर में है तो वाटर पॉल्यूशन, और सॉइल में है तो सॉइल पॉल्यूशन, और तीनों में है तो पूरा हमारा एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन। सॉइल, एयर, वाटर, तो हमारा पूरा वही तो एनवायरनमेंट बना रहा है, तो सब पॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से अब ये देखते हैं कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, द फैक्टर्स काजिंग पॉल्यूशन आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स। वो सारे फैक्टर, वो सारे धुएं, वो सारे प्लास्टिक, सारी चीजें, फीकल मैटर, सीवेज, वो सारे जो पॉल्यूशन करते हैं उसको क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूशन अकर ड्यू टू किसकी वजह से हुआ? पॉल्यूटेंट की वजह से। किसकी वजह से हुआ? पॉल्यूटेंट की वजह से। अब पॉल्यूटेंट कौन होंगे बच्चों? अब पॉल्यूटेंट को दो भागों में बांटा गया। किन दो भागों में बांटा गया? एक तो वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाए, पॉल्यूटेंट्स। द मटेरियल्स एंड द फैक्टर व्हिच आर कॉजिंग पॉल्यूशन आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स। अब ये पॉल्यूटेंट्स, एक तो यह है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाए, मतलब उसको प्रॉपर अगर ट्रीट किया जाए तो पॉल्यूशन नहीं करेगा। जैसे ये देखें कि कैटल डंग है, सदियों से गांव में क्या होता था कि कैटल डंग जानवर रखते थे लोग, और उनका जो है सुबह में क्या करते थे, कैटल डंग, उनका फार्म का जो बचा खुचा मटेरियल है, कचरा है, वो ले जाके गड्ढे में दबा देते थे। और जब गड्ढे में दबा दिए तो धीरे धीरे बैक्टीरिया जो थे, एनोरोबिक बैक्टीरिया, उसको डिकम्पोज करके खाद बना देते थे, कंपोस्ट, और उस खेतों में फिर फेंक दिया जाता था, तो कहीं पॉल्यूशन नहीं। लेकिन जब यही कैटल डंग, यही ह्यूमन एक्सक्रीटा जब एक जगह गंजने लगा, इकट्ठा होने लगा, जब इकट्ठा होने लगा तो प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, अब वो क्या कर रहा है? पॉल्यूशन फैला रहा है। इसका मतलब कि ये पॉल्यूटेंट दो तरह के हैं। एक तो वो जो डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया से, फंगस से, तो उनको बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसमें से छांटिए कौन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है और कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। तो पॉल्यूटेंट्स आर टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन है?
आप यहां देख सकते हैं। अब लिख सकते हैं द पॉल्यूटेंट्स विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द pollutants which can be decomposed by micro organisms। वो पॉल्यूटेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, आर कॉल्ड एज व्हाट, आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। माने इनको अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, फिर से वातावरण में रिसाइकिल हो जाएंगे और पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, तो इनको हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। अब जरा देखते हैं ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं कौन कौन, ये कौन कौन हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, जितने भी, जैसे आपका घरों में वेजिटेबल यूज हो रहा है तो उसके छिलके हैं, है ना, तो पील्स ऑफ वेजिटेबल, ठीक है ना, वेजिटेबल फ्रूट्स, है ना, पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, पल्सेस बच गया खाना वो भी, इसके अलावा सीरियल ग्रेन्स जो बच गया, इसके बाद काटन जूट, है ना, ये भी इधर उधर बोरे के बैग के टूटे फूटे पार्ट इसे फेंक जाते हैं इधर उधर, तो ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो पॉल्यूटेंट्स नहीं रहेंगे। इसके बाद ऊल, इसके बाद लेदर, जैसे कि बेल्ट लोग लगाते हैं, चमड़े के जूते पहनते हैं, फट गया टूट गया इधर उधर फेंक देते हैं, तो प्रॉपरली वो डिकम्पोज कराया जा सकता है गड्ढे में दबा करके। लेदर, इसके बाद फ्लावर है, देखते हैं मंदिरों में कई टन फ्लावर चढ़ाए जाते हैं, फिर रोज निकलते हैं, 2-4 दिन में फ्लावर खराब हो जाते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर अगर डिकम्पोज कराया जाए तो पॉल्यूशन नहीं करेंगे। इसके अलावा एनिमल डंग्स, कैटल डंग माने जो हम जानवर रखते हैं, कैटल, बफेलोज, काऊ, उनके गोबर, और इसके बाद सीवेज, ह्यूमन स्कीटा, बड़े बड़े शहरों में, अभी गांव में तो स्थिति ठीक है, लेकिन शहरों में टॉयलेट से जो सीवर लाइन से निकल करके ह्यूमन स्कीटा जा रहा है, सीधे नदी में छोड़ दे रहे हैं। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल तक फैली है, 2500 किलोमीटर की दूरी पे, दोनों तरफ गांव शहर बसे हैं, सब लोग अपना कचरा ह्यूमन स्कीटा कहाँ छोड़ रहे हैं, उसी में, तो पॉल्यूशन फैल रहा है ना। आज भी गंगा एक्शन प्लान बना हुआ है, लेकिन गंगा जी का पॉल्यूशन कम नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस पर विचार करने की जरूरत है। अब शहर का जो ह्यूमन स्कीटा है उसको गंगा नदी में छोड़ने के बजाय एक जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके उस सारे को ला करके वहां ट्रीट कर दिया जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा। कई जगह पे बन रहा है, बनारस में भी कई जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं, तो ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अभी उतने पैमाने पे वो काम नहीं हुआ है। आज भी डिस्चार्ज कर रहे हैं वैसे ही, लेकिन बहुत जगहों पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गया है, अब सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं। तो ह्यूमन स्कीटा हो गया, एनिमल बोन्स हो गए, एनिमल बोन्स मतलब प्लांट और एनिमल से रिलेटेड जितने भी उसके पार्ट हैं, जितने उसके मटेरियल हैं, जितने ऑर्गेनिक मैटर हैं, वो सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाएंगे, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अब एग्जाम में आएगा छांटने के लिए, तो आप छांट सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज ना हो वो क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सेकेंड लिख लीजिए। अब नॉन माने नहीं, बायोडिग्रेडेबल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड नहीं होंगे, तो हाँ डिग्रेडेबल। द पॉल्यूटेंट्स which cannot be decomposed by microorganisms, cannot be decomposed by microorganisms से डिकम्पोज नहीं होंगे, are called as non biodegradable pollutants, non biodegradable
बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं हो उनको क्या कहेंगे बच्चों? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब इसमें पहले हम लोग बचपन में देखते थे कागज के पैकेट बनते थे, दुकानदार उसी में सामान देते थे, लोग झोले लेके जाते थे। अब एक फैशन है, इसी लोग जाएंगे प्लास्टिक में लेके आते हैं, सामान यूज कर लिए, प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंक दिए। अब वो डिकम्पोज नहीं होता, पॉल्यूशन का कारण बना हुआ है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन आएगा? पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक आइटम का यूज किया और जब टूट फूट गया तो जगह जगह फेंक देते हैं। और इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर है ना, सिंथेटिक रबर, इसके अलावा ग्लास का सामान लाया, टूट फूट गया, कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। इसके बाद मेटेलिक आइटम में टीन डब्बा यूज कर लिया, टूट फूट गया तो हम वहाँ फेंक देते हैं। इसके बाद पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, ये सब जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होंगे, जहां भी छोड़ देंगे वहां पॉल्यूशन फैलाएंगे। अब इनका क्या उपाय है? इनका उपाय है कि इनको क्या करा जाए? रिसाइकिल करा जाए या रिड्यूस कर दिया जाएगा, इनका यूज करना बंद कर दिया जाए या रीयूज कर दिया जाए। तो जैसे पॉलीथीन बैग है, इसका यूज ही कम कर दिया जाए। और इसका एक नायाब तरीका ये निकला है कि जिसने पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक वेस्ट है, इनको कलेक्ट करके और आजकल क्या करते हैं, इनको क्रश करके पाउडर बना ले रहे हैं। और पाउडर बना के जो रोड बनती है ना, रोड तो कोलतार होता है, कोलतार से रोड बनती है, उसको पिघलाते हैं तो उसी में डाल दिया, बिटुमेन में मिला करके रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। एक तो इसका यूज कम किया जाए, रिड्यूस द यूज। सिंथेटिक फाइबर रबर है, इनका भी कम से कम यूज किया जाए या फिर रिसाइकिल कर दिया जाए, भेज दिया जाए, फिर से रिसाइकिल होके बंद किया जाए। ग्लास है, मेटेलिक आइटम्स हैं, ये भी रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत पहले हम लोग देखते थे बचपन में कि घरों से निकले हुए टूटे हुए शीशे, प्लास्टिक, टीन कहीं कहीं फेंके हैं, तो वो आते थे कबाड़ी वाले आते थे और उसको कलेक्ट करके ले जाते थे, ले जाके सेग्रीगेट करके प्लास्टिक वाले आइटम को अलग फैक्ट्री में, मेटल वाले को अलग फैक्ट्री में, ग्लास वाले को अलग में, वहाँ से मेल्ट करा के फिर से नया आइटम बना के मार्केट में आ गया। तो एक बहुत बड़ा योगदान रहा कबाड़ी वालों का इनको रिसाइकिल करने में, इनको डिस्पोज करने में, ठीक है ना। तो इनको या तो हम कम से कम यूज करें, रिड्यूस द यूज, या फिर रिसाइकिल कर लें। और रीयूज में क्या है, जैसे आपने कम्प्लान खरीदा, कम्प्लान के डब्बे में से कम्प्लान खा लिया, उसका बॉटल बचा, उसमें किचन में हल्दी, मसाला, टर्मरिक जो भी रखना है उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से रीयूज हो गया। और बाकी पेस्टिसाइड और वीडीसाइड, ये जो केमिकल पेस्टिसाइड है और वीडीसाइड है, इनका इस्तेमाल एकदम रिड्यूस कर देना है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होगी, सॉइल में जाएंगे, फिर पानी में घुल करके पौधे के टिश्यू में आएंगे, जो एनिमल खाएगा उसके सही में जाएंगे, जो इंसान खाएगा उसके सही में जाएंगे और वहाँ हानि पहुँचाएंगे। तो इस तरह से हमें समझना है कि कौन कौन से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल है तो उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उनको जो है कंपोस्ट बनाने में इस तरह से डिकम्पोज कर दिया जाए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उनको रिसाइकिल कर दिया जाए, और बाकी जो नहीं हो सकते उनको यूज ही न किया जाए। इस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं, अपने वातावरण को पॉल्यूशन